हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं जो कि हमारा ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम से रिलेटेड है। ये हमारा एसएस के PC3 से रिलेटेड है, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले सेशंस में इससे पहले के टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो आगे हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स एंड कंसिडरेशंस हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आईटी सिस्टम लाइफ साइकिल्स आर एज फॉलोज। हमने पिछले सेशंस में भी इस चीज़ को देखा था। तो ये जो 4 स्टेजेज हैं, इनमें किस तरीके से आईटी ऑडिट्स को परफॉर्म किया जाना है, क्या क्या चीज़ें देखी जानी है। तो वो 4 स्टेजेज हैं। पहला है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईटी, सेकंड एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड डिलीवरी एंड सपोर्ट एंड फोर्थ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इन सब को एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईटी। हम इस पोर्शन को पहले कवर करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है कि एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड कुड इंक्लूड। तो जो हमारा सबसे पहला है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले है जो हमारा प्लानिंग का स्टेज है, उसमें है डिफाइनिंग अ स्ट्रेटेजिक आईटी प्लान which represents the mutual alignment between IT strategy and business strategic objectives। तो एक म्यूचुअल अलाइनमेंट होना चाहिए जो हमारा आईटी स्ट्रेटेजी है और जो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच एक म्यूचुअल अलाइनमेंट होना चाहिए। इट शुड कंसीडर द करंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है, करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, द करंट कैपेसिटी ऑफ आईटी टू डिलीवर सर्विसेज। ठीक है, एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, current capacity of IT to deliver services as well as the existing IT infrastructure and architecture, investments, delivery model, resourcing including staffing, and then lay out an IT strategy to support the business objectives। तो जो हमारा प्लानिंग का स्टेज है, तो सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रेटेजिक आईटी प्लान होना चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या चीज़ है इनमें कि करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, करंट कैपेसिटी ऑफ आईटी क्या है टू डिलीवर सर्विसेज, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी मॉडल, रिसोर्सिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब आईटी स्ट्रेटेजी जो है हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए जो हम आईटी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं उसको हम ले आउट करेंगे। तो ये हमारा पहला है क्या कि स्ट्रेटेजिक आईटी प्लान। देन डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, दूसरा कि हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिफाइन करें। मतलब जो हमारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो उसका डाटा मॉडल क्या होगा, ये सारा चीज़ हमको डिफाइन करना है। तो बाय फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग ऑफ एन इंटरप्राइज डाटा मॉडल, ठीक है, जो डाटा मॉडल होगा दैट इनकॉर्पोरेट्स अ डाटा क्लासिफिकेशन स्कीम टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल डाटा। तो इसमें ये टर्म ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है कि जो डाटा मॉडल हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरप्राइजेज में या ऑर्गेनाइजेशन में, जो इनकॉर्पोरेट करेगा एक डाटा क्लासिफिकेशन स्कीम, ताकि जो डाटा की या जो इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन हो, वो इंश्योर हो। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल डायरेक्शन को डिटरमाइन करना। ठीक है, इसके लिए क्या है कि ये कैसे होगा, तो बाय डिफाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग अ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, उसको डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना। आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर होगा, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होगा दैट रिकॉग्नाइजेज, जो रिकॉग्नाइज करे एंड लिवरेज टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजिकल डायरेक्शन को डिटरमाइन करना। चौथा है डिफाइनिंग द आईटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप पॉलिसीज एंड प्रोसेसेज। मतलब ये कि आईटी ऑर्गेनाइजेशन फिर रिलेशनशिप क्या है, पॉलिसीज, प्रोसेस, इन सब को डिफाइन करना। कहने का मतलब कि इसके लिए बाय एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आईटी स्टीयरिंग कमेटी हो, CIO हो,
तो ये होना चाहिए। एंड डिफाइनिंग and implementing IT policies processes, for example HR, documentation, outsourcing, IT security with owners roles and responsibilities। तो इसमें हम एक तरह से जो हमारा IT ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, उसको डिफाइन करना, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा आई पॉलिसीज़ है या प्रोसेसेज है वो डिफ़ाइन होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो भी ओनर्स है या जो भी रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ डिफ़ाइन होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग द आईटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो हम आईटी स्ट्रेटेजी प्लान है, प्लानिंग स्टेज है, जो हम अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके मैनेजिंग किस चीज़ का, जो आईटी इन्वेस्टमेंट होगा उसको मैनेज करने के लिए ये भी पॉइंट देखना होगा। तो इसके लिए क्या है कि थ्रो इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशियंट आईटी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़िशियंट होना चाहिए, एंड बाय सेटिंग एंड ट्रैकिंग आईटी बजट्स, ठीक है। तो एक बजट होना चाहिए जिसको कि हम सेट करें, ट्रैक भी कर सकें, इन लाइन विद द आईटी स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। और जो इन लाइन हो, जो हमारा आईटी स्ट्रेटेजी प्लान है उसके साथ और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके साथ, विथ अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। जो भी फ्रेमवर्क्स हो वो होना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आईटी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो इफ़ेक्टिव हो, इफ़िशियंट हो। जो बजट सेट किए गए हैं, बजट जो मतलब कि बनाए गए हैं या जो बजट सेटअप हुए हैं उनको सेट करना है, उनको ट्रैक करना क्या है, और वो जो भी हो, जो हमारा आईटी स्ट्रेटेजी प्लान है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके तहत जो हमारा आईटी बजट है वो सेट किए जाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, और वो साथ ही साथ हमारा अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क के साथ होना चाहिए, मतलब कि हम सारी चीज़ों को देख लें, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें, हमारे लिए क्या बेनिफिटेड रहेगा अमॉन्ग कंपटीटिंग सॉल्यूशन फॉर सेलेक्टिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि बजट हमने बना लिया और जैसे तैसे कर दे, नहीं, हमें ये एनालिसिस भी करना है कि क्या हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी स्टेज का जो भी है कि कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट एम्स एंड डायरेक्शन टू पर्सनल, मतलब ये कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के कुछ गोल्स होंगे, कुछ एम्स होंगे, कुछ डिसीजंस होंगे, तो प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, अंडरस्टैंडेबल एंड अप्रूव्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस etc एंड इन्फोर्सिंग देम, ठीक है। तो ये जो भी है, जो भी डायरेक्शन है, जो भी एम्स है, जो भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो भी अप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है, या जो भी गाइडलाइंस है उनको एक तरह से कम्युनिकेट करना, उनको इन्फोर्स करना, ठीक है। और इसमें इस मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस, इसमें ये भी है कि जो कंप्लाइंस है उसको मॉनिटर करना, कंप्लाइंस को इंश्योर करना, ये भी इस स्टेज का पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग आईटी ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना, तो इसके लिए हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, तो थ्रू हायरिंग एंड ट्रेनिंग पर्सनल, या तो हम हायर कर सकते हैं या ट्रेन कर सकते हैं पर्सनल को। असाइनिंग रोल्स कॉरेस्पॉन्डिंग विथ स्किल्स, ठीक है। जो हमारे स्किल्स है उसके हिसाब से हम रोल्स असाइन कर सकते हैं, पर्सनल के जो स्किल्स हैं, स्टाफ के जो स्किल्स हैं उनके हिसाब से हम कॉरेस्पॉन्डिंग रोल असाइन कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू करके हम एक तरह से एक प्रोसेस इस्टेब्लिश करेंगे। मैनेजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पे क्या डिपेंडेंसी हो रही है उसको मैनेज करना। एंड मैनेजिंग जॉब चेंज एंड टर्मिनेशन, और साथ ही साथ जो जॉब चेंज है, जॉब टर्मिनेशन है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा हमारा आईटी ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजिंग क्वालिटी। तो इसमें क्या है कि बाय एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए मेंटेनिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। ऑनगोइंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके अगेंस्ट में ऑनगोइंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ठीक है।
एंड इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ आईटी सर्विस। और एक तरीके से जो आईटी सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है कि एक प्रोग्राम मतलब कि उसके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना। तो ये क्वालिटी किस तरीके से एश्योर हो उसके लिए ये सब चीज़ें हैं कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, उसको मेंटेन करें। जो भी एक तरह से हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अगेंस्ट में क्या ऑनगोइंग परफॉर्मेंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, या आईटी सर्विसेज में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको किस तरीके से मतलब कि क्वालिटी को देखा जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ क्वालिटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें असेसिंग एंड मैनेजिंग आईटी रिस्क्स। ठीक है, मतलब ये कि जो आईटी रिस्क्स हैं उसको एसेस करना और मैनेज करना। चूँकि आईटी सिस्टम है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसको एसेस करना और मैनेज करना। तो इसके लिए क्या है कि बाय डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ऑन एन ऑन गोइंग कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, जिसमें कवर्स होगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट होगा इसमें, एंड रिस्क रेस्पॉन्स। यदि रिस्क है वो असेस करने के बाद जो भी है तो उस रिस्क के अगेंस्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि अवॉइडेंस, रिडक्शन, शेयरिंग और एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिडुअल रिस्क। दिस इज यूजुअली कवर्ड एज पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ आईटी सिक्योरिटी। तो जब हम ऑडिट ऑफ आईटी सिक्योरिटी का पार्ट कवर करेंगे तो उसमें हम ये सारे चीज़ को हम देख लेंगे। तो इसमें एक तरह से जो भी हमारे यहाँ आईटी सिस्टम आया है, एडॉप्ट हुआ है, डेवलप होना है, ठीक है, तो उसके साथ जो भी आईटी रिस्क्स इन्वॉल्व हैं तो उसको एसेस करना, मैनेज करना, इसके लिए एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया जाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और वो भी ऑन गोइंग और कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट्स। तो आईटी प्रोजेक्ट चूँकि आना है तो उसको भी मैनेज किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि एस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इसके लिए क्या है, हम एक प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कर सकते हैं फॉर आईटी प्रोजेक्ट, जो कि इनेबल्स करेगा स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एंड प्रोग्रेस। तो ये चीज़ है कि आईटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो ये हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड जो हमारा प्लानिंग का स्टेज है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटी का स्टेज है, उसमें कौन कौन से पॉइंट पे फोकस किया जाना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट है जिनको कि एटलीस्ट आप उनके नाम याद रखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये नोट है, आप लोग देख लीजिए कि जो ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईटी है, ठीक है, तो ये जनरली नॉट टेकन अप इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बट टुगेदर, इंडिपेंडेंटली इसको नहीं किया जाता है, बट टुगेदर विद ऑडिट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा कि एक्विजिशन का स्टेज है, और द डिलीवरी एंड सपोर्ट, और नेक्स्ट उसके बाद डिलीवरी एंड सपोर्ट का। तो इन सब के साथ हम कंबाइंड रूप में जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटी है तो उसको हम ऑडिट पर्पस के लिए लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिस्क्स हैं, ठीक है, टाइपिकल रिस्क्स फॉर द ऑडिटेड एंटिटी। ठीक है, कि जो ऑडिटेड एंटिटी है उसके साथ क्या क्या रिस्क्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है, यदि वो सब चीज़ें कंप्लाइंस नहीं हुई हैं, वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो वो सारा चीज़ क्या है, वो हमारा रिस्क हो जाएगा। तो रिस्क में क्या है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे ऑडिटेड एंटिटी के लिए, व्हाट आर द रिस्क्स। तो जो हमारा आईटी सिस्टम है वो इनइफेक्टिव हो, इनएफिशिएंट हो और यूजर फ्रेंडली, हाँ, यूजर अनफ्रेंडली। ठीक है, तो ये चीज़ यदि ऐसा है कि इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, यूजर अनफ्रेंडली है आईटी सिस्टम, तो वो रिस्क है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोजेक्ट फेल्योर एक रिस्क है। डायरेक्शनलेस आईटी फंक्शन, ठीक है, वो एक रिस्क है। बिजनेस ग्रोथ कॉन्स्टेंट बाय आईटी, यदि हमने आईटी सिस्टम अडॉप्ट किया है और उसके कारण बिजनेस ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाए तो ये रिस्क है।
इनइफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, यदि रिसोर्स मैनेजमेंट इनइफेक्टिव हो तो ये भी एक रिस्क है। इनएडेक्वेट डिसीजन मेकिंग ड्यू टू पुअर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो चूँकि आईटी सिस्टम हम ला रहे हैं मतलब ये कि हमारा डिसीजन मेकिंग फेयर हो और वो इफ़ेक्टिव हो। तो यदि हम रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारा पुअर है जिसके कारण डिसीजन मेकिंग इनएडेक्वेट हो रहा है, तो ये फिर रिस्क है ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद थर्ड पार्टी और वेंडर डिपेंडेंसी, यदि थर्ड पार्टी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंसी है तो ये भी एक तरह से रिस्क है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह के केस में ये एक रिस्क हो सकता है। वल्नरेबल टू थर्ड पार्टी हमारा सिस्टम हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। उसके बाद है लैक ऑफ, यदि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में लैक है तो ये भी एक रिस्क है। और नॉन कंप्लाइंस विद लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट्स, कोई भी आईटी सिस्टम है तो वो कंफॉर्मेंस, हमने ऊपर एक टर्म पढ़ा था, मतलब ये है कि कंप्लाइंस होना चाहिए विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है लॉज है उसके हिसाब से ये कंप्लाई होना चाहिए। और एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमने एक टर्म पढ़ा था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS के बारे में पढ़ा था। तो यदि एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं हो रहा है तो ये भी ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्क है। तो हमने आज के सेशन में कवर किया जो हमारा था कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटी से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट करके हम जो भी पोर्शन है उसको कवर करके कंप्लीट करेंगे इसको। तो आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद।